तो चलो फिर आज आपका शुरू करने जा रहे हैं इसमें क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चैप्टर हमारे पास आपके केमिस्ट्री का डीएनए काउंट होता है एक तरीके से। ठीक है, जैसे डीएनए को अगर मैं बोलूं कि हम लोग इस चैप्टर को डीएनए क्यों कहते हैं केमिस्ट्री का, इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे अगर आप कोई घर बनाते हो, कोई बिल्डिंग बनाते हो, तो आपको भी पता होगा कि घर और बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन रखी जाती है और फाउंडेशन के लिए क्या इस्तेमाल होती है वहां पर ईंटें। ठीक है, जब आप ब्रिक्स यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि जो ब्रिक्स हैं वो अगर मेरे पास जुड़ रही हैं तो कभी वो सेम साइज की होंगी, कुछ ब्रिक्स अपने पास सेम साइज की नहीं भी होंगी, पर जब वो ब्रिक्स जुड़ जाती है उसके ऊपर सीमेंट हो जाता है और उसके बाद मेरे पास एक पूरी वॉल बनती है, स्ट्रक्चर बनती है, वो कैसी होती है अपने पास, रिजिड होती है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ब्रिक्स का शेप एंड साइज कैसा था, मेरे को क्या चीज अचीव करनी थी, मेरे को अचीव करनी थी एक स्टेबल स्ट्रक्चर, या मैं बोलूं अचीव करनी थी एक स्टेबल ज्योमेट्री। तो एग्जैक्टली सेम चीज करते हैं आपके पास एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में जो आपके पास एटम्स है डिफरेंट शेप्स एंड साइज के या सेम शेप और साइज के, ये कंबाइन करेंगे जिससे कि आपका बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एक स्टेबल ज्योमेट्री को अचीव करेगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी जो शेप है, इसी को हम लोगों को किसमें डिस्कस करना है, इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो फिर इस चैप्टर की आपकी शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन से आ जाते हैं। चलो आप लोगों के पास इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या आ रहा है, देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पर लिखा है केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल, जो बॉन्ड से पहले उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास कैसे फॉर्म होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आकर के एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, आपके पास मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल मेरे पास बना है, मॉलिक्यूल में जो एटम्स लगे हुए हैं, ये एटम्स किसके थ्रू लगे हुए होते हैं, केमिकल बॉन्ड से। जैसे आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, H2, जो कि हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर H और H के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, एक सिंगल, और ये कोवलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है मेरे पास, ये आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आप ऑक्सीजन गैस की बात करो, O2 है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड रहता है अपने पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अभी जो बॉन्ड है कहीं पर सिंगल है, कहीं पर डबल है। और अगर मैं इवन बात करूं N2 गैस की, जैसे आपके पास नाइट्रोजन गैस है, तो वहां पर पता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड रहता है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ने एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। तो ये सब मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स ही हैं, H2, O2, N2। यहां पर एटोमिसिटी 2 है, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की एटोमिसिटी भी 2 है, और यहां पर नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है, 2। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है मेरे पास, जब भी कोई मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अपने पास कितने एटम्स अपने लगा रहा है उस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए। भले ही सबकी एटोमिसिटी एक जैसी है, लेकिन अगर आप बॉन्ड काउंट करोगे तो बॉन्ड सबने अलग अलग लगाए हैं। पहले वाले ने सिंगल कोवलेंट, अगले में डबल कोवलेंट है, और यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब यही चीज हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाई जाएगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स की अगर मेरे को पूरी जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे बताओ वो किस बात पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इनके बॉन्ड नेचर पे। तो इसीलिए मॉलिक्यूल के साथ साथ जो दूसरी चीज हमारे लिए पढ़नी बहुत जरूरी है, वो क्या रहेगी, अपने पास केमिकल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब मॉलिक्यूल आपके पास जब मॉलिक्यूल अपने पास फॉर्म होता है तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या है, एटम्स का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि एटम्स कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है भाई, अकेला था तो अकेला भी रह सकता था, कंबाइन क्यों कर रहा है, मतलब ये तो वही बात हो गई, आप किसी आदमी से पूछो कि भाई तूने शादी क्यों करी, है ना, या कोई जॉब पे क्यों जा रहा है, कोई पढ़ने क्यों जा रहा है। तो हर किसी को क्या है, हर किसी को अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। तो वैसे ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स को भी क्या चाहिए, अपने पास स्टेबिलिटी चाहिए। तो अब इनके स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको जाकर के किसी के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, मतलब उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। पर ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस पे होता है कि वो बॉन्ड बन रहा है तो कैसे बन रहा है और कैसे नेचर का बन रहा है। तो एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं और क्यों हमारे पास सिर्फ ऐसे ही कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप देखो कि हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 तो होता है, बट क्या H3 एग्जिस्ट करता है क्या इसके बारे में आज तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं, H3 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं तो आपने एक गैस सुनी होगी O2, और एक गैस होती है O3। O2 तो एग्जिस्ट करता है क्या, O3 भी एग्जिस्ट करती है क्या, बिल्कुल करती है। और O3 का नाम क्या है आपके पास, कौन सी गैस है मेरे पास, ये ओजोन गैस है, और ये आपके पास ऑक्सीजन गैस है। तो एक जगह जो आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो ट्राई एटॉमिक भी बन रखा है और एग्जिस्ट भी कर रहा है। केमिस्ट्री में आप लोग एक बात ध्यान रखना कि केमिस्ट्री में पहले मॉलिक्यूल बनता है, मतलब पहले कंपाउंड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, उसके बाद आपको उसके बारे में पढ़ाएंगे। मैं अपनी तरफ से या आप अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते हो कि अगर H2 एग्जिस्ट कर रहा है तो H3 भी एग्जिस्ट करेगा। और क्या रीजन दे दोगे कि भाई O2 और उसमें O3 में भी तो होता है कि O2 होती है तो O3 भी होती है, तो इसका मतलब अगर H2 है तो H3 भी होगी, नहीं। अगर H3 एग्जिस्ट करती होती तो हमें पढ़ाते। ठीक है, तो ये सारे जो आंसर्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर अपने पास जैसे ये हो गया
हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 होता है। अब हीलियम का मॉलिक्यूल जो होता है ना, हीलियम मॉलिक्यूल, क्या आपको पता है He2, हीलियम का अगर आप मॉलिक्यूल ढूंढने जाओगे ना, आपको हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। हीलियम He2 एग्जिस्ट नहीं करती है, He ही एग्जिस्ट करता है। तो अब इतने सारे कंफ्यूजन है, इतने सारे क्वेश्चन है, आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ अपने पास इस चैप्टर में क्लियर होगा। और जितनी चीजें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यही आपके वो हॉट टॉपिक्स हैं जहां पर ये चैप्टर का अपने पास कंप्लीट फोकस रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एग्जाम में बैठो, चाहे आप किसी भी जाकर के कॉम्पिटिशन में बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फिर उसके बाद अगली चीज पर आ जाते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे मॉलिक्यूल की क्या पता होनी चाहिए, ज्योमेट्री पता होनी चाहिए या फिर उसकी शेप पता होनी चाहिए। जैसे H2O होता है ना, अभी तक आप लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि आप में से शायद किसी को भी पता होगा कि ज्योमेट्रीज जो है मॉलिक्यूल की, वो भी हमारे पढ़ने बहुत जरूरी है हमारे लिए, या वो निकालने का भी एक तरीका होता है कि कैसे निकालते हैं। शायद आप लोगों ने कभी H2O के बारे में सुना होगा, तो आप लोगों को H2O की ज्योमेट्री कैसी बताई होगी, बेंट शेप। ठीक है, बेंट भी कहते हैं इसको और वी शेप भी कहते हैं, बेंट शेप भी कहते हैं और वी शेप भी कहते हैं। लेकिन अगर H2O को मैं बनाने के लिए आऊं तो मैं बेंट शेप की जो बात कर रहा हूं ना, वो असलियत में ये है, ये H2O की ज्योमेट्री है। तो अगर आप केमिस्ट्री में कभी H2O बनाते हो तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। पर अभी ऐसे ही क्यों है? ठीक है भाई, अपने पास कोई बच्चा है, कोई कॉमर्स वाला बच्चा आ गया, उसने 10 तक की पढ़ रखी केमिस्ट्री, है ना, तो वो तो H2O को ऐसी तो बनाएगा, इतनी तो वो भी बना देगा। पर बात क्या है कि ये जो पहली वाली स्ट्रक्चर है ना, ये पहली वाली स्ट्रक्चर कंप्लीटली ट्रू है, बट अगली वाली स्ट्रक्चर गलत है। तो ये वो बच्चा बना करके जा रहा है जिस बच्चे ने क्लास 11th में केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है, तो उसको रीजन पता है कि ऐसी ही क्यों होती है। ठीक है, बट दूसरी जगह अगर उसने नहीं पढ़ा हुआ है ना, अगर आप 10 तक हो तो 10 तक क्या लगेगा आपको, चाहे मैं ये बनाऊं चाहे मैं ये बनाऊं, बात तो एक ही है ना। तो ये चीज के आपके जो डाउट है अपने पास यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आप देख रहे हो, BF3 को प्लेनर बोला है, और जो अमोनिया की स्ट्रक्चर पिरामिडल बोली है, तो ये कैसे बनेगी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों का मेनली इन चीजों पर यहाँ पर फोकस रहेगा। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, जैसा मैंने कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के पीछे जो रीजन है मेरे पास वो क्या है, केमिकल बॉन्ड है। तो शुरुआत भी फिर केमिकल बॉन्ड से ही करेंगे, और केमिकल बॉन्ड में कई सारी थ्योरीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके पास लुईस अप्रोच से। ठीक है, लुईस का जो अप्रोच है उसमें दो साइंटिस्ट हैं, कॉजल लुईस अप्रोच लिखा हुआ है क्योंकि कंबाइंड एफर्ट था दोनों का। तो हम लोग अगला यहीं से शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग पहले फटाफट ये लिख दो, फिर मैं आपको कॉजल की थ्योरी कराता हूँ। सबसे पहले देखो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक भी क्या है, इस चैप्टर की जहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग कहां से हो रही है अपने पास, कॉजल लुईस अप्रोच से। ठीक है, ये हमारे पास दो साइंटिस्ट के नाम है, कॉजल और एक है आपके पास लुईस। देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना बॉन्डिंग के अप्रोच को समझाना चाह रहे हैं। इनकी जो अप्रोच है वो किस चीज को लेकर के है कि हमारे पास जो एटम्स है वो कंबाइन कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जो कॉजल है ना, कॉजल ने मेनली जो वर्क किया है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इनका ज्यादा वर्क है। तो इन्होंने अपने पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया, या मैं कहूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग हो रही है इनका मेन फोकस इस पे था। तो कॉजल ने मेनली फोकस किस पे किया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो लुईस है ना, लुईस का जो मेनली फोकस था वो किसके ऊपर था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो और इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को समझाया। ठीक है, इन दोनों की अप्रोच काइंड ऑफ सिमिलर ही थी, बट जो अलग अलग फील्ड में थी। इनका जो मेनली वर्क है वो इनऑर्गेनिक के लिए, और उनका जो मेन वर्क है वो किसके लिए है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। पर बात दोनों एक ही कहना चाहते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पास एटम्स है ना, ये कंबाइन क्यों कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे लिखा हुआ है व्हाई डू एटम्स कंबाइन, तो इनके अकॉर्डिंग कि अकॉर्डिंग टू देम एटम्स कंबाइंस विद ईच अदर। क्यों, टू फॉर्म स्टेबल, टू फॉर्म नहीं, टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करना चाहते हैं, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। और आप लोग मेरे को बताओ, हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसको मानते हैं, जब वो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी कर लेंगे, नोबल गैस जैसी। तो इसका मतलब हो गया लाइक नोबल गैसेस, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा करने चाहते हैं, नोबल गैसेस जैसी करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो नोबल गैस है, देखो नोबल गैस की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता होगा नोबल गैसेस हमारे पास कौन कौन सी है। नोबल गैसेस बताओ, नोबल गैसेस की कैटेगरी में कौन कौन आ गया। नोबल गैसेस में आपके पास आ गई हीलियम,
फिर उसके बाद क्या आएगी, ठीक है, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। हाँ बिल्कुल, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन है, बिल्कुल सही। तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान रहे, क्या होगी अपने पास, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हीलियम की 1s2, नियॉन की, ठीक है, 2p6। सिमिलरली अगर मैं आर्गन पे जाऊं तो देखो, अब मैं पूरी नहीं लिख रहा हूं, आर्गन से पहले नोबल गैस क्या पड़ी थी, नियॉन, तो नियॉन का मतलब है 2p6 तक तो आप भरी चुके हो। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 3s2 3p6, क्योंकि 6 और 2 8 ही भरने। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, अगले का कितना होना चाहिए 36, और फिर 36 के बाद कितना होना चाहिए 54, 36 प्लस 18 54, एंड 54 प्लस 32 कितना हो गया 86। तो रेडॉन का कितना आ जाएगा मेरे पास यहां पर 86, ठीक है। तो अगर आप इन सबको देखोगे ना, इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन हमें इसी के अकॉर्डिंग लिखनी है। तो बताओ, देखो क्रिप्टन की क्या हो जाएगी आपके पास, क्रिप्टन की हो जाएगी नियॉन, अरे हाँ आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन की हो गई अपने पास आर्गन 4p6। यहां पर क्या आ जाएगी, यहां पर अब आ जाएगा क्रिप्टन, 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 वो TON लिखते हैं, बोलते क्रिप्टन है, वो तो डी ब्लॉक वालों ने भर दी ना। ध्यान रहे ग्रुप में ना, अरे बहुत सिंपल होता है, ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है, ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है, सिमिलर। अगर इसका 2s2p भरा था तो इसका 3s3p भरेगा, इसका 4s4p या 5s5p, और वैसे ही लास्ट वालों का क्या भर जाएगा 6s और 6p। तो ध्यान रहे कि ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ग्रुप वाले अपने पास सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन है। अब चाहे इसके बाद कोई एलिमेंट पड़े, चाहे इनसे पहले कोई एलिमेंट पड़ेगा, वो अपने सबसे नजदीकी नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के लिए यहां पे समझो, एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं आपके सामने लिथियम, ठीक है, लिथियम जो है अपने पास, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आप मुझे बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन के सबसे सिमिलर नोबल गैस कौन सी है जिसपे ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी दिख रही है आपको, हीलियम दिख रहा है ना, क्योंकि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 1s2। तो ये अपने आप को किसके जैसा बनाना चाहेगा, हीलियम जैसा बनाना चाहेगा या नियॉन जैसा, हीलियम जैसा, क्योंकि हीलियम जैसा बनने के लिए से बस कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, एक, छोड़ देगा अपना बाहर, ठीक है। तो अगर अपने पास ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए, तो यही लिथियम अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिथियम पॉजिटिव में, और क्या कॉन्फ़िगरेशन रख लेगा 1s2, विच इज सिमिलर टू हीलियम। ये अपने पास हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन पर आ गया। अब ये क्या कर रहा है, ये ना अपना ड्यूप्लेट पूरा कर रहा है, क्या पूरा कर रहा है अपना ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट मींस 2, ठीक है, कि अपना जो ये शेल है, इसका जो एनर्जी शेल है 1s वाला, या मैं कहूं इसका जो फर्स्ट शेल की सब शेल है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होगी तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसने कहा मैं 2 ही रख लेता हूं, है ना। तो ये क्या करेगा, ये 2 ही रख लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो अब ये जो लूज करके बना रहा है, इसीलिए अपने पास मेटल है, अभी हम लोग इस चीज को भी पढ़ेंगे आगे, बट आप लोग ये चीज समझो कि ये क्या कर रहा है, ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करना चाह रहा है। तो जब भी ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो ये क्यों करेगा, इसका एम क्या होगा, इसका एम होगा कि मैं अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लूं, ठीक है, क्योंकि इस आउटरमोस्ट में 2 ही अफोर्ड कर सकता है, 8 नहीं आ सकते हैं इसके पास। ड्यूप्लेट मींस 2, जैसे ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, अरे ड्यूप्लेट का मतलब 2 होता है, 2, ड्यूप्लेट मींस 2। जैसे ऑक्टेट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ऑक्टेट वर्ड है, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है 8, वैसे ड्यूप्लेट का मतलब होता है 2। ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, अगर ट्रिपलेट होगा तो 3। जैसे आपके पास ड्यूप्लेट पूरे किए जा सकते हैं, वैसे ऑक्टेट भी पूरे होते हैं। अब हर एलिमेंट के पास ड्यूप्लेट पूरे करने के लिए थोड़ी होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि चलो मैं मैग्नीशियम उठा करके ले आया, ठीक है, मैग्नीशियम पर आ जाते हैं, मुझे बताओ मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे पास 12, ठीक है। अब इसके सबसे नियरेस्ट जो नोबल गैस थी वो कौन सी थी, मैग्नीशियम के सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी पढ़कर के आए हो आप, नियॉन। क्या कॉन्फ़िगरेशन था नियॉन का, यही है,
आप मुझे बताओ कि ये अगर सोचे तो ये देखेगा कि यार मेरे सबसे पास नोबल गैस कौन सी पड़ रही है, नियॉन पड़ रही है, और अगर मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं तो मुझे अपनी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कहां तक रखनी है, 2p6 तक। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मजबूरी में अपने पास ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करने पड़ेंगे, रिलीज करने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे। और अगर इसने ऐसा लूज कर दिया तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा आपके पास, +2 का, और अगर इस पे +2 का चार्ज आ गया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी बन गई, ठीक है, हो गया ये स्टेबल। लेकिन इसने क्या पूरा किया अपना, क्या इसने अपना डुप्लेट पूरा किया क्या? अगर आप देखोगे तो इसके सेकंड शेल में, इसके सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 कितना होता है, तो ये पूरा कर चुका है अपना ऑक्टेट। तो यहां डुप्लेट रूल नहीं लगा, यहां पे कौन सा रूल लगा मेरे पास, ऑक्टेट रूल। तो ये जो मैग्नीशियम था, ये मैग्नीशियम ऑक्टेट पूरा करने की तरफ जा रहा है। तो ये लुईस की और कॉजेल की अप्रोच थी, उन्होंने बॉन्डिंग को इसी तरीके से समझाया। उन्होंने कहा भाई देखो हम तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो एटम्स हैं, अलग अलग एटम्स के अलग अलग जो अपने पास डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स हैं वो अपने पास कंबाइन कर रहे हैं ताकि वो अपने क्या पूरे कर सके, डुप्लेट और ऑक्टेट, ठीक है। और जब वो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो वो किसके थ्रू सेटिस्फाई करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अभी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का अगर मीनिंग बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या आप लोग मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो, जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे। अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी थी, सेकंड, और उसके बाद कौन सी पड़ रही है यहाँ पे, थर्ड। सेकंड पे तो अब ये छूट गया, इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 3। तो इसके बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होंगे बस कौन सी शेल के होंगे, थर्ड शेल के होंगे। तो इसको मैं कौन सी शेल बोलूंगा, इसकी, ये इसकी वैलेंस्ड शेल है। और इसकी वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। तो वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट, और वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। इनर मोस्ट शेल्स इनर्ट होती है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है, सिर्फ बाहर वाली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो कि आपको आउटर मोस्ट शेल में मिलेंगे। और यही अपने पास किस में पार्टिसिपेट करती है, यहां पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो आप लोगों को इनकी थ्योरी आई समझ में, इनकी जो थ्योरी है वो क्या है। अगर मैं कॉजेल और लुईस के अप्रोच की बात करूं तो कॉजेल और लुईस का जो अप्रोच है पूरा, वो किस चीज पर जोर दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है। किसके अकॉर्डिंग चल रहा है वो अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, क्योंकि वहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हो जाए या 8 हो जाए आउटर मोस्ट में, बस इसके ऊपर इनका बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अपने पास निर्भर करता था। तो इनकी जो अप्रोच है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वाली है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वाली अप्रोच रखते हैं कि बस ये देखेंगे कि ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है या ऑक्टेट पूरा हो रहा। तो इन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से फिर अपने पास कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे ताकि वो अपना ड्यूप्लेट और ऑक्टेट पूरा कर ले, और इसी को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, अपने पास केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये चीज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये पूरा चैप्टर अभी इसी के नाम से पढ़ाया जाएगा आपको आगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, और लुईस का ही क्यों पढ़ा रहे, बाकियों के क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि लुईस ने सबसे ज्यादा काम किया इस फील्ड में। उन्होंने सबसे बेहतर जितना हो सकता था एफर्ट वो लगाया कि वो एलिमेंट्स को किस तरीके से समझा करके दें जैसे आपके पास फॉर्म हो रहा है। फिर आगे आगे साइंटिस्ट आते गए, वो अपनी थ्योरीज देते गए, और केमिस्ट्री हमारे पास इवॉल्व होती चली गई। तो शुरुआत कॉजेल और लुईस ने करके दे दी थी। तो इनके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस विद each other to achieve a stable नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इनको एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आई है ये इन दी फॉर्म ऑफ डुप्लेट भी आ सकती है, और ये इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्टेट भी आ सकती है, ठीक है। हमारे पास अभी तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि आपके पास जब 2 एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो उनके कंबाइन करने के पीछे जो रीजन है वो होता है स्टेबिलिटी अचीव करना। और वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव होगी, बाय कंप्लीटिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपना फुली फिल्ड बनाएंगे, मतलब नोबल गैस जैसी बनाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए वो अपने पास कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है।
तो अभी जो कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है, जब ये कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर बनते हैं अपने पास बॉन्ड्स, और जिन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे हाउ डू एटम्स कंबाइन, तो वहां पर अभी बॉन्डिंग में अभी एक नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आपको इस बार सारे ही टाइप्स के बॉन्ड पढ़ने हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हाउ डू एटम्स कंबाइन, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक एटम से किसी दूसरे एटम की तरफ जा रहा होगा। और मेरे को ये बताओ कि अगर कोई भी जगह इस तरीके का बॉन्ड बनता है तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते थे, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा क्या, एक जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके, मतलब कंप्लीटली लूज करके स्टेबल हो रहा होगा, और दूसरा वाला जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके स्टेबल हो रहा होगा। पर दोनों का मोटिव सेम है, मतलब दोनों का मोटिव सेम होने का मतलब है दोनों स्टेबिलिटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या अचीव करनी है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला वाला उसी कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉन लूज करके अचीव करना चाहता है, और दूसरा वाला कैसे अचीव करना चाहता है, उसको अपने पास गेन करके। ठीक है, तो यहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा, इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये आपके सिलेबस में इस बार इसको और अच्छे से पढ़ेंगे अभी। अब आ जाते हैं सेकंड चीज पर, जो कि लिखा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, यहां पर क्या है, पहले वाले की और दूसरे वाले की जो रिक्वायरमेंट है वो एक जैसी है। रिक्वायरमेंट एक जैसी होने का मतलब है कि ये चाहते हैं कि भाई मेरे को ना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से देना पड़े, और ना दूसरा वाला उस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अफोर्ड कर सकता है अपने पास। तो यहां ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पर क्या होगी अपने पास, शेयरिंग। तो शेयरिंग वहां पर हो सकती है जहां पर दोनों की ना रिक्वायरमेंट एक जैसी हो, डिमांड एक जैसी होनी चाहिए। तो यहां से जो बॉन्ड बनता है, यहां से हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। पहला तो कौन सा बॉन्ड बन सकता है, एक और बॉन्ड होता है जिसके बारे में अभी आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, या अगर किसी ने पढ़ रखा है तो दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है मेरे पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिल्कुल सही है, आईसीएसई वाले बच्चों के पास रहता है, हमारे पास सीबीएसई में तो ये पहली बार आ रहा है ये वर्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी बताता हूं, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या होता है, इसी को ही ना हम लोग डेटिव बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये है तो शेयरिंग वाला, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्डिंग चलती है इक्वल पार्टनरशिप पर, 50-50। मतलब मैं 2 इलेक्ट्रॉन लगाऊं तो सामने वाला भी 2 लगाए, मैं 3 लगाऊं तो सामने 3, मैं 4 लगाऊं तो सामने वाला भी 4, ये कंडीशन है। या मैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन लगा रहा हूं तो सामने भी 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो यहां 50-50 है। ठीक है, यहां पर जो शेयरिंग होती है ना दोनों की तरफ से, वो कैसी होती है, इक्वल। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे इक्वल शेयरिंग। जो आपके पास कंबाइनिंग एटम्स है वो इक्वल शेयरिंग कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर लगेंगे, ये 50-50 वाला मामला है अपने पास। ठीक है, यहां पर कैसे रहता है अपने पास, 50-50 वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मैं 50 रुपए दूं तो सामने वाला भी 50 दे, मैं 40 दूं तो सामने वाला भी 40 दे। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पता है क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपके पास होती तो शेयरिंग है, पर वो वन साइडेड शेयरिंग होती है। यहां पर क्या होती है मेरे पास, ट्रांसफर नहीं होगा, शेयर होगा, बट वन साइडेड शेयरिंग। वन साइडेड शेयरिंग का मतलब है जैसे भाई आपके पास जो जेब है, मैं कहता हूं कि उसमें इतने पैसे हैं कि आपका जो काम है वो तो चल ही सकता है, पर आप कह रहे हो अगर मेरे को किसी को डोनेट भी करना पड़ जाए ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास कई सारे लोग होते हैं जो डोनेशन करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या जो भी अपने पास सभी लोग अपने लेवल पे डोनेशन कर रहे हैं। वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं, उनको पता है कि मेरी जितनी जरूरतें हैं उसके हिसाब से तो मेरे पे पैसा है ही। तो हमारे पास जैसे जब भी जो लोग अपने पास लाइफ में सेटल है वो क्या कर सकते हैं, उनको पता है कि भाई मैं स्टेबल हूं, तो जिसको अगर अपने पास कभी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद कर सकता हूं, पर उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो क्या करना चाहता है अपने पास, डोनेशन। पर ये डोनेशन क्या हो रही है, डोनेशन कुछ शर्तों पे हो रही है, कहेगा कि भाई जब तक आपको जरूरत है तब तक आप मेरा सामान यूज करो। ठीक है, जैसे हम दोस्त लोग होते हैं कि मुझे पता है कि यार मेरे पास कोई गाड़ी अभी ऐसी पड़ी हुई है, तो मेरा दोस्त जब तक चलाना चाह रहा चला लेगा, बाकी जब मेरे को जरूरत होगी ला करके मेरे को वापस कर देगा, पर मैं उसे रखने के लिए नहीं दूंगा। हाँ, दोस्तों में वो बात अलग है कि अगर आपने कोई सामान दे दिया तो वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, पर हम बात करें हमारे अच्छे दोस्तों की, अगर किसी के अच्छे दोस्त हैं तो हाँ हाँ, ये अपना वापस छीन लेगा, क्योंकि यहां पे जो शेयरिंग है ना ये वन साइडेड है। वन साइडेड शेयरिंग का मतलब है भाई जिसने शेयर करा उसके हाथ में पावर है, तो वो शेयर कर रहा है सामने वाले को क्योंकि उसको जरूरत है। क्यों, क्योंकि अपने पास सामने वाले का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा होगा, इसने कहा कोई बात नहीं मैं करा देता हूं भाई आपका ऑक्टेट पूरा, आप लाइफ में स्टेबल नहीं हूं, मैं हूं तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। क्योंकि अगर मैं मदद कर दूंगा तो ना मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी और ना मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो वही वाली बात है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होती है वन साइडेड शेयरिंग।
वन साइडेड शेयरिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, बस यहां पे ये बात ध्यान रखना कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, यहां पे जाता है तो पूरा पेयर जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो शेयर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड फ्रॉम वन एटम ओनली टूवर्ड्स अदर। ठीक है, एक एटम की तरफ से जाएगा इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे वाले के लिए। जो वन साइडेड शेयरिंग होती है, वन साइडेड शेयरिंग में क्या है कि जो एक एटम है वो दूसरे वाले को अपने पास शेयर करा के देगा, पर ये सामने से कुछ नहीं मांग रहा। ये कह रहा भाई मुझे 50-50 वाली पार्टनरशिप नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं स्टेबल हूं, तो चलो मैं आपको भी स्टेबल कर देता हूं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे दिखाया जाता है? ये ऐसे एरो बनाया जाता है। ठीक है, एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। ठीक है, ऐसे एरो की फॉर्म में जिसकी तरफ हेड पॉइंट करेगा ना, हेड किसको पॉइंट करता है? जो एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो हेड है ये, अरे ये चटनी चुटनी बाद में कर लेना। ये अरे मैं ले लूंगा उसे बाद में, वो भी अपने पास रखो, उसे रख लो, वहीं रख लो, मैं ले लूंगा। हाँ बाद में ले लेना। ये आपके पास जो एरो है, जो एरो का जो हेड है, एरो का हेड उसको पॉइंट करेगा जो अपने पास एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, मतलब ये मेरे पास एक्सेप्टर है, ये जाता है टुवर्ड्स एक्सेप्टर। एरो हेड किसकी तरफ होना चाहिए? ये एक्सेप्टर की तरफ होना चाहिए। और जो टेल होती है ये किसकी तरफ से है? फ्रॉम डोनर। जो डोनर है ना उसकी तरफ टेल रहेगी और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तरफ हेड रहेगा। अभी हम लोग इस साल इसको भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी अपने पास जो शेयरिंग है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो 50-50 शेयरिंग है और एक वन साइडेड शेयरिंग है। वन साइडेड शेयरिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान रहे जब कोवेलेंट बन जाता है, कोवेलेंट के बाद ही कोऑर्डिनेट बनता है। आई बात समझ में? एक बहुत जरूरी चीज है, यह बात ध्यान रखना कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये हमेशा पता है कब फॉर्म होगा? जब कोवेलेंट बन चुका होगा। कभी भी दो एलिमेंट्स के बीच में या दो एटम्स के बीच में कभी भी अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता कि पहला बॉन्ड ही कोऑर्डिनेट हो जाए। पहले कोवेलेंट बनता है फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ऐसे कई केसेस होते हैं जहां पर आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बाद भी ना स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो पाती है, तो आपके पास जो करस्पॉन्डिंग एटम्स हैं वो क्या करेंगे? वो फिर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाएगा। अगर आप कोवेलेंसी में देखोगे तो कोवेलेंसी में एक जो है ना वो अपने पास रह गया होगा इनकम्प्लीट, पर दूसरे वाले का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा। अब उससे ऊपर भी मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि ऑक्टेट रूल ब्रेक होगा। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे कि ऑक्टेट रूल जैसा कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है कुछ। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तब आप इन चीजों को समझोगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि फॉर्म्ड आफ्टर कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे तब आपके पास डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये नहीं भूलना है। कभी भी शुरू में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन जाता है, पहले 50-50 पार्टनरशिप पे ही चलेंगे भाई। जब बात नहीं बनेगी तब कोई और आएगा इनकी हेल्प करने, या ऐसा होगा कि जो दूसरा था, तीसरा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो लोगों के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से पहले कोवेलेंट बॉन्ड बना था। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लुईस सिंबल्स पे। लुईस सिंबल्स को देखते हैं कि लुईस सिंबल्स जो है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जब भी आपके पास दो एटम्स कंबाइन करेंगे तो एटम्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो किसके थ्रू हो रहा है? कहते हैं कि वहां पर एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब बॉन्डिंग में आपकी पार्टिसिपेशन देखी जाएगी तो उसमें जो पार्टिसिपेशन होती है ना वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के नहीं होती है। पार्टिसिपेशन हमेशा कहां से होती है? अपने पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि अगर आपको अपने घर का भी कोई हिस्सा भी अगर शेयर करना है, आपको कोई दो रूम्स शेयर करने से, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमें पता है कि हम जो बॉन्ड बनाएंगे, जब हम जोड़ेंगे तो आपके पास ये कॉमन रीजन आ गया। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉमन रीजन है जो कि किस चीज का रीजन हो गया? आपने कह दिया ये वो रीजन है जहां पर अपने पास इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे थे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां बैठे होंगे? ऑर्बिटल्स में बैठे होंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जब शेयरिंग होगी तो वो आउटर मोस्ट में ही हो सकती है, क्योंकि इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत अंदर होगा, वो तो कहां होगा? न्यूक्लियस के कहीं बहुत करीब। तो जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैं कहूं जो इनर शेल होती है, इनर शेल इनएक्टिव होती है टुवर्ड्स बॉन्डिंग। अंदर वाली शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर मोस्ट शेल। तो हमें यह कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना है कि जो बॉन्डिंग होती है ना, बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, और कौन सी बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेट करता है? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स हम किसको कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि मेरी वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर हमेशा बात आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की होनी है, तो लुईस का कहना है कि भाई आप एक काम करो ना, आप जब भी एलिमेंट का सिंबल लिख रहे हो तो एलिमेंट का सिंबल लिखते हुए बॉन्डिंग के वक्त सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को दिखाओ जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप बाकी सबको छोड़ दो क्योंकि उनका तो कुछ काम ही नहीं है। तो ये लुईस ने बोला था कि आप मेरे हिसाब से चलो, ठीक है। इनके हिसाब से चलने का मतलब है कि ये जब बॉन्डिंग को समझाना चाह रहे हैं, तो सिंस ओनली वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो देयरफॉर तो एलिमेंट्स सिंबल शुड इंक्लूड ओनली क्या चीज अपने पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो एलिमेंट्स के सिंबल है ना उनमें आप सिर्फ किसको इंक्लूड कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इससे ना आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट कितने तरीके के बॉन्ड बना सकता है या वो कितने तरीके के बॉन्ड अपने पास बनाना चाह रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, आपको पता है लिथियम जो होता है, लिथियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो कितनी आएगी 1s2 2s1, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था 3, ठीक है। लिथियम के बाद कौन आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, फिर इसके बाद क्या आएगा बोरॉन, बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p1, फिर नेक्स्ट आना चाहिए कार्बन, फिर क्या आएगा अपने पास नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन पे आ जाते हैं 1s2 2s2 2p4 एंड सो ऑन। आप आगे भी बना सकते हो। अगर मैं वैलेंस शेल की बात करूं, जो वैलेंस शेल है, जैसे आप लिथियम की वैलेंस शेल देखोगे तो वैलेंस शेल इसकी 2s वाली है, क्योंकि इन पे अपने पास कौन सी शेल है आउटर मोस्ट में, सेकंड शेल। 2s का मतलब होता है सेकंड शेल की एस सब शेल। यहां पे कौन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, सेकंड शेल की एस सब शेल। तो सेकंड शेल की एस सब शेल इन्वॉल्व हो रखी है। अगले वाले में देखो ये हो गई, क्योंकि सेकंड शेल में एस भी होती है पी भी होती है, तो इसमें एस सब शेल भी इन्वॉल्व है सेकंड की और पी सब शेल भी इन्वॉल्व है, और ऐसे करते करते इन सब में वही चीज है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए मेरे, ये हो गई मेरे पास वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं इनके लुईस सिंबल्स। तो लुईस सिंबल्स में ध्यान रखना, लुईस सिंबल्स में इलेक्ट्रॉन्स को किसके थ्रू दिखाया जाता है, डॉट के थ्रू, ठीक है। डॉट से दिखाएंगे। तो अगर मैं लिथियम को बना रहा हूं तो लिथियम के ऊपर मुझे कितने डॉट बनाने चाहिए, मैं लिथियम के लिए बनाऊंगा सिर्फ एक डॉट, ठीक है। बेरिलियम पर आ जाते हैं, मैं बेरिलियम के लिए कितने डॉट बनाऊं, ठीक है। बोरॉन पे आ जाते हैं, बोरॉन में 2 तो एस में है, पी में 1 है, तो टोटल कितने हो गए ये, तो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचता है, कार्बन, कार्बन पे कैसे दिखा दो आप, ये टोटल 4। फिर नाइट्रोजन पे मुझे बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5, तो मैं इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। ऑक्सीजन पर अगर आ जाए तो ऑक्सीजन पे कितने हैं, डॉट कैसे भी लगा सकते हैं, डॉट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अभी कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनको मैं बॉन्ड बनाने के लिए ले जा नहीं रहा हूं। जब बॉन्ड बन जाता है तब डॉट्स का डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से होता है जिस हिसाब से शेयरिंग है। अब ये शेयरिंग में नहीं, अभी तो ये खुले हैं, आइसोलेटेड है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख देते हैं ओनली वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड, क्योंकि लुईस कह रहे हैं भाई हम तो बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं ना, और जब बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो अंदर वालों को छोड़ दो, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, जो नहीं कर रही है उसको छोड़ दो, जो कर रहे हैं सिर्फ उन पे ध्यान दो, ठीक है। और इससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी जब ये किसी से बॉन्ड करने जाएगा, जब आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे, और वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो चीज कैसे होती है। तो लुईस सिंबल समझ आए, लुईस सिंबल जो इन्होंने लुईस ने शुरुआत करी थी इसलिए करी थी ताकि ये अपने पास बॉन्डिंग के थ्रू ऑक्टेट रूल को समझा सके। जैसे नाइट्रोजन है ना, चलो मैं यहीं से आपको समझाता हूं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 5, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट के लिए, 3। तो नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बनाएगा, बस 3 बॉन्ड बना सकता है। ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, ये 3 बॉन्ड बना सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, मैक्सिमम है ये। कार्बन के पास आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4, और 4 और 4 8 होता है, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ये 4 बॉन्ड ही बनाएगा मैक्सिमम। और वैसे ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम, ये 2 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम। तो देखो ये फायदा हुआ लुईस सिंबल से, इससे आपको ये पता चल गया कि ये बॉन्ड कितने बनाएगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, ठीक है। तो ये था आपके पास लुईस सिंबल्स। तो आपको ध्यान रखना है एट अ टाइम कभी भी
जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ना, तो एट अ टाइम या तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या फिर 4 से कम, या मैं कहूं कि 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते कभी भी। ठीक है, एट अ टाइम दो एटम्स के बीच में कभी भी कितने बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकते हैं? 4 बॉन्ड से। और 4 का भी मैं ये कह रहा हूं कि एक टाइम पे 4 नहीं, एक टाइम पे ट्रिपल से ऊपर नहीं बनता। दो एटम्स के बीच में एक टाइम पर ट्रिपल से ऊपर नहीं बनता। मतलब एक एटम 4 बॉन्ड बना सकता है पर किसी दूसरे एटम के साथ 3 बॉन्ड तक ही बना सकता है। आ रही है बात समझ में? तो बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फॉर एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ई है ना, ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? ध्यान रहे, इससे ऊपर कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं पढ़ोगे आप। मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। ठीक है, कितने बॉन्ड मैक्सिमम रहेंगे? ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है। अगर कोई एलिमेंट 4 बॉन्ड तक बनाने की उस पर क्षमता है तो वो 4 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। बट एट अ टाइम, अगर एट अ टाइम ये एलिमेंट किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो एक साइड पर ट्रिपल ही होता है, फिर जो चौथा बॉन्ड है ना वो दूसरी तरफ लगता है। आई बात समझ में? इसको बनाने का ये तरीका है। अब इसके कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 4 के। एक तो ये वाला हो गया, एक ये हो सकता है ना डबल डबल दोनों साइड, और एक क्या हो सकता है मेरे पास? डबल और ये 2 सिंगल। ये है ये 4 बॉन्ड बनाने के तरीके, जो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स की बात हो रही है। अभी तो ये लुई सिंबल्स हैं, स्ट्रक्चर तो है ही नहीं अभी तो सिंबल्स हैं। स्ट्रक्चर जब आपको पढ़ाएंगे तब आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया बेसिक, तो आपको समझ आ जाएगा। देखा जाए तो वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स भी है और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स भी है। क्यों? क्योंकि जिसको ऑक्टेट रूल आ रखा है ना समझ में, जिसको समझ में आ गया 8 अचीव कराना है मुझे 2 के बीच में, वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, बेसिक्स पे आप बने रहोगे तो आप, सीधी सी बात होती है कि आपने बेसिक जितना अच्छे से सीखा है उतना ज्यादा अच्छे से आपको एडवांस लेवल तक ले जाना टीचर के लिए आसान होता है, अगर वो आपको कभी भी एडवांस लेवल के लिए पुश करेगा। तो हम लोग जब भी आपको पढ़ाते हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं पहले दिन ही आए और एडवांस लेवल से शुरू करा। हम बेसिक से ही शुरू करेंगे। लेकिन वो बच्चा जिसने बेसिक एक बार पकड़ लिया, उसको आप कभी भी लाइफ में किसी भी लेवल पे पढ़ाई कराओ किसी भी सब्जेक्ट की, उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, उससे क्वेश्चन भी होंगे और वो खुद से भी पढ़ेगा। लेकिन जिसका बेसिक कमजोर है, जिसका बेसिक ही कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब जो ये चीज छोड़ गया, अब उसको हर जगह दिक्कत आएगी। क्योंकि जब बॉन्ड के नाम लिए जाएंगे, अब टीचर आपको दोबारा थोड़ी बताएगा ये कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता था, कोवलेंट कैसे बनता था। वो तो अब बस वर्ड बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता जब मैंने पहले क्लास करी थी तो मैंने समझा दिया है। तो इसलिए ये चीज जरूरी होती है कि जिस दिन आपको जो चीज समझाई जा रही है आप उसी दिन उसे घर जाके पढ़ो। क्योंकि टीचर के हिसाब से भाई मैंने पढ़ा दिया तो बच्चे ने भी पढ़ लिया होगा। तो एक बार जो चीज निकल जाती है फिर वो दोबारा नहीं आपको कभी समझ आएगी, क्योंकि टीचर फिर उस लेवल पर डिटेल डिस्कशन करेगा ही नहीं उस टॉपिक पे। आई बात समझ में? तो इसलिए रोज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और आप लोग रोज नहीं पढ़ते हो, जब तक आप लोग रोज नहीं पढ़ोगे आप लोग सफर करोगे बहुत ज्यादा। इंग्लिश वाला